आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हंसराज कॉलेज परिवार की ओर से। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे साथ युवा नेता हर्ष संघवी जी हमारे साथ हैं। आपदा के इस दौर में हर्ष जी ने जिस तत्परता से कार्य किया है, अभी मैं देख रहा था, मीडिया में पढ़ भी रहा था कि कुछ 2-3 दिन पहले ही 100 बेड का अटल संवेदना हॉस्पिटल आपने जो है आपके नेतृत्व में उस हॉस्टल का निर्माण हुआ और अब वो हॉस्पिटल कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हर्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई इतने नेक और पुनीत कार्य के लिए। इसके अलावा भी लगातार पूरी आपदा के दौर में आप एक्टिव रहे, जो भी जरूरतमंद हैं, जो बीमार हैं, उन तक राशन पहुंचाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, तो वाकई आप साधुवाद के पात्र हैं। हमारे साथ हंसराज कॉलेज की प्रोफेसर रमा मैम है। लगातार आपदा के दौर में मैम भी ज्ञान विज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक का ये कार्य होता है कि वो सकारात्मक ऊर्जा फैलाए समाज में। तो पूरे देश भर के युवाओं को जोड़ना, अच्छी अच्छी संगोष्ठियां करना, मैम ने जिस तत्परता से निभाया है उस वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं मैम को ही आमंत्रित करता हूं कि मैम हर्षी का स्वागत भी करें, जो कि सबसे युवा एमएलए की लिस्ट में आते हैं देश भर की। बहुत ही कम उम्र में आप नेता बने, जिसे कहते हैं औपचारिक नेता। नेता तो एक गुण आप में सदैव ही रहा, और 3 बार से लगातार विधायक हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय आप उपाध्यक्ष हैं। आगे आने वाले समय में देश का भी नेतृत्व आपको करना है। मैं मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम हर्षी का स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभांशु जी। नमस्कार। हंसराज कॉलेज द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैंने आज के कार्यक्रम को एक विशेष कार्यक्रम इसलिए कहा कि आज, जैसा कि अभी प्रभांशु हमें बता रहे थे, एमएलए, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी यूथ विंग के, कितना काम कर रहे हैं। और प्रभांशु ने जब कहा कि आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे, तो मुझे लग रहा था कि हर्ष संघवी जी तो इस समय भी देश भर के युवाओं का नेतृत्व कर ही रही हैं, बल्कि पूरे देश के युवाओं का नेतृत्व कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा हर्ष जी, आपका हंसराज कॉलेज परिवार द्वारा विशेष स्वागत है, विशेष अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, संचालक डॉक्टर प्रभांशु ओझा, सभी प्रतिभागी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इसलिए करती हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है, कल विवेकानंद जयंती थी, ये है। और एक तरफ हमारे सामने कोविड-19 की दहशत तो चली रही है, लेकिन हम भारतवासी हर विपदा में भी एक अवसर देखते हैं। और हर्ष जी, जब हम अवसर की बात करते हैं, और इस राष्ट्र की राजनीति ने इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पता नहीं कैसे इतिहास के पन्ने जो है वो पलटते पलटते एक समय ऐसा भी आ गया कि लगने लगा कि राजनीति में ना जाना ही जीवन के लिए बेहतर है। पता नहीं क्यों हर कोई राजनीतिज्ञ को एक संदेह की दृष्टि से देखने लगा। मैं कॉलेज में क्योंकि युवाओं के बीच में रहती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि राजनीति के नाम पर कैसे हम माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, राजनीति के नाम पर कैसे हम नकारात्मकता फैलाते हैं। और जब भी कोई गलत दिशा में हम जाकर काम करते हैं, गलत आंदोलन करते हैं, तो मैं अक्सर अपने युवा विद्यार्थियों से कहती हूँ कि इसको राजनीति का नाम मत दो, ये राजनीति नहीं है, उच्छृंखलता राजनीति नहीं है। राजनीति हमेशा नीति पर चलना सिखाती है। जिसमें नीति शब्द आ गया, वो गलत रास्ते पर चलना कैसे सिखा सकती है। लेकिन मुझे लगता है आप जैसे युवा, नाम आपका हर्ष है, आपसे मिलकर हमें बहुत, सच में हमें हर्ष हो रहा है। और गुजरात से आप जुड़े हुए हैं, इसी गुजरात की धरती से स्वामी दयानंद निकले, और स्वामी दयानंद के बाद इस राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले अनेक महामानव निकले। और एक महामानव के रूप में मोदी जी को तो हम साक्षात रूप से हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरी पीढ़ी ने स्वामी दयानंद को, महात्मा हंसराज को, लाला लाजपत राय को, कई लोगों के सब महामानवों को नहीं देखा, लेकिन हमें जब हम मोदी जी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इस राष्ट्र के महामानव कैसे रहे होंगे। और जब हम हर्ष संघवी जी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अतीत में इस राष्ट्र का युवा जैसा रहा होगा वैसा ही रहा होगा जैसे हर्ष संघवी हैं। क्योंकि आप
आज के युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए जिस तरह से राजनीति में एक शुचिता को कायम किए हुए हैं, पवित्रता को कायम किए हुए हैं, कार्य करने की आप प्रेरणा देते हैं। आप जिस तरह से अभी जैसे डॉक्टर प्रभांशु बता रहे थे कि कोविड-19 में जिस तरह से आपने समाज सेवा के कार्य किए हैं, वास्तव में वह हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हंसराज कॉलेज परिवार का सौभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन राजनीति से जुड़ा हुआ, एक अच्छी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व हर्ष संघवी के रूप में हमारे साथ है। और मुझे लगता है राजनीति में जब तक हर्ष जैसे युवा आते रहेंगे, तब तक इस राष्ट्र की राजनीति का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये भारत की राजनीति है, ये भारतीय लोकतंत्र है जो पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाता है। ये भारत की राजनीति है जहाँ, ये भारत राष्ट्र है जिस राष्ट्र के प्रधानमंत्री अचानक लेह में पहुंचते हैं, सबको चकित करते हैं और वहां जाकर जिस तरह से वो राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं, राष्ट्र के सैनिकों के प्रति जिस तरह से उद्बोधन से वो हम सब का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मुझे लगता है हर्ष, आज आपके वक्तव्य से जो हमारे साथ युवा जुड़े हैं, जो हमारे प्राध्यापक जुड़े हैं, राजनीति के प्रति उनकी भी सोच बदलेगी। वे भी अपने मस्तिष्क को आज खंगालेंगे। आपको सुनने के बाद उन्हें लगेगा कि यदि राष्ट्र का युवा कुछ करना चाहे, यदि राष्ट्र के युवा के सामने संकल्प हो, उसका अपना लक्ष्य हो, उसके स्वप्न हो, वो अपने लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकता है, बशर्ते उसकी नीयत अच्छी हो, उसका संकल्प ठोस हो, उसका लक्ष्य एकदम साफ हो और वह साफ नियत के साथ ईमानदारी से बढ़ते हुए वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ के लिए हर्ष, हंसराज कॉलेज परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज के दिन आपका हंसराज परिवार के साथ जुड़ाव हुआ है। आप हंसराज कॉलेज परिवार के सदस्य बन चुके हैं, इसलिए इस देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ अब हंसराज कॉलेज आपके हाथों में है। इसको आप कहां तक ले जा सकते हैं, ये आप पर है। अब मैं डॉक्टर प्रभांशु से विशेष निवेदन करूंगी कि वे आपसे हम सबको परिचित करवाते हुए आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर प्रभांशु। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी है और एक तरीके से हर्ष जी को आपका आशीर्वाद मिला, वो हंसराज परिवार का हिस्सा हो गए आज से। हर्ष जी के बारे में मैंने बताया। हर्ष जी के बारे में मैंने जैसा बताया, वो बहुत ही सक्रिय युवा विधायक हैं। लगातार 3 बार से सूरत की माजुरा सीट से आप विधायक हैं। भारतीय जनता मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप। लगातार युवाओं को आपने प्रेरित किया कि कोरोना के इस दौर में युवा कैसे समाज के लिए मददगार हो सकते हैं, युवा कैसे इस आपदा से देश को बाहर निकाल सकते हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य होगा कि हर्ष जी को सुनेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे और युवा तमाम चुनौतियों के बीच कैसे अपने मदद का हाथ बढ़ाता रहे, इन विषयों पर भी जानेंगे। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंसराज महाविद्यालय परिवार। आप सादर आमंत्रित। हर्ष जी, बस एक मिनट में लेना चाहूंगी। प्रभांशु, में आपके माध्यम से सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम का जो लाइव प्रोग्राम है वो फेसबुक लाइव भी चल रहा है। तो जो प्रतिभागी इस पे ना जुड़ पा रहे हो, फेसबुक लाइव पर जाएं और फेसबुक लाइव पर भी वे हर्ष जी को अच्छे से सुन सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में हम लोग फेसबुक लाइव का लिंक डाल देते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल। हाँ जी हर्ष जी। जी थैंक यू मैम, स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन में प्रोफेसर रामा जी के चरणों में आशीर्वाद लेके आज की ये बात मेरी चालू के
सभी साथियों से आज एक इंटरेक्शन करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी ओर से बहुत कम बात रखना चाहूंगा और आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न होंगे जो शायद मैं और अच्छी तरह से दे पाऊंगा। में हम सब ने देखा कि पहले तो दुनिया भर में ये ऐसा कहा जाता था कि ये एक इंटरनेशनल ऐसा रोग है जो भारत में आने में हमने देखा कि कहीं समय ज्यादा लगा था, लेकिन जैसे ये भारत में कोरोना घुसा, वैसे मुझे आज भी एक अंग्रेजी अखबार के एक हेडिंग याद आ रही है। वो हेडिंग में ये लिखा था कि कोरोना के ये लॉकडाउन में भारत देश किस प्रकार से सरवाइव कर पाए। वो लाइन आज भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो गई है। हम सब ने पढ़ा होगा कि कई अंग्रेजी अखबार और कई विदेशी अखबार ये मजाक उड़ा रहे थे कि लॉकडाउन के 2-3 महीने अगर लॉकडाउन चला तो ये देश में भूखमरा आ जाएगा, ये देश में लोग कोरोना से बाद में, लेकिन और सब बीमारियों से और भूखमरे से ज्यादा मरेंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि किस प्रकार से ये देश के लोगों ने आजादी के बाद शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के सभी वर्गों ने, सभी समाजों ने, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी सेक्टर के लोगों ने साथ में मिलकर भारतीयता का, एकता के दर्शन दुनिया भर के लोगों को करवाए। लॉकडाउन की जो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, वो लोग ने देखा कि 75 डेज, मोर देन 75 डेज हमारे देश के हर एक कोने के लोगों ने लॉकडाउन में सहयोग किया। और सहयोग की बात बाजू में रखिए, जिनसे जो कुछ होता था ऐसी मदद करने लोग बाहर निकले, लोगों ने एक दूसरे तक मदद पहुंचाई। इस प्रकार के विभिन्नता के दर्शन भारत के लोगों ने दुनिया भर के लोगों को करवाए। अंग्रेजी अखबारों की नींद तो उड़ गई थी, लेकिन एक और भी हेडिंग हमारे देश की और हमारे देश के लोगों के लिए मजाक उड़ाया जाता था। के लिए लिखा जाता था कि भारत के लोग मास्क कैसे पहनेंगे। मुझे ये हेडिंग और ये न्यूज पता नहीं कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक में कई ऐसे प्रश्न पैदा कर गई कि मुझे दुख के अनुभवों के साथ मैं जब रास्ते पे काम करने उतरता था तो मेरे मन में बस एक ही चीज थी कि कभी ना कभी ये अंग्रेजी अखबारों को भारत के लोग अच्छी तरह से जवाब दे पाए। मैं कोरोना के समय और कोई राज्य में तो नहीं जा पाया, लेकिन गुजरात के विभिन्न शहरों में जब मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि सड़कों पे सोने वाले जो व्यक्ति है वो भी मास्क पहन के बैठे हुए हैं। उनके पास मास्क खरीदने के पैसे जरूर नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयता का दर्शन हमें ये लॉकडाउन में मिला। और वो लॉकडाउन में लोगों ने अपने पास जो कोई एक्स्ट्रा रकम थी वो एक दूसरे को खिलाने में, मास्क देने में, मेडिकल ट्रीटमेंट देने में जिस प्रकार से उपयोग किया है वो शायद ही दुनिया के कोई और देश कर पाए। हम यूरोप जाते हैं और हमारे देश के लोग जब वापस लौटते हैं तब हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर ये कमियां हैं, वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स ये लेवल की होती है, वहां पे फैसिलिटीज ये लेवल की है, हमारे देश में उसके सामने सभी चीजों में हम उसको 0 देते हैं। लेकिन कोरोना के ये काल में हम सब ने
समाचार जब पढ़े तब आप लोग सब ने देखा कि इटली हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, सभी देशों में जब टेक फैसिलिटीज जिनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की कहते हैं, वो सभी देशों ने कहीं ना कहीं अपने देश में वेंटिलेटर्स की कमी के कारण डॉक्टर्स पे ये छोड़ लिया किसको बचाना है, किसको वेंटिलेटर्स की सुविधा देनी है, किसको वेंटिलेटर्स की सुविधा नहीं देनी है। एज सेक्टर्स करके नक्की किया कि बुजुर्गों को अपने हाल पे छोड़ लिया जाए, उनके नसीब पे छोड़ लिया जाए। और ऐसे काल में हमारे पास उनके जैसे रंगीन बिल्डिंग भले नहीं थी, हमारे पास उनके जैसे फैंसी वेंटिलेटर्स भले नहीं थे, लेकिन ये देश के डॉक्टर्स ने, मेडिकल फैटर्निटी ने, वहां के वार्ड बॉयज ने, नर्सिंग स्टाफ ने कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा करके दिखाया है। टीका हर सरकार की हो सकती है, मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन वहां की मेडिकल टीम ने एक उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया भर में भारत का एक उदाहरण रखा है। ये मेरा स्पष्टपन से मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारी हॉस्पिटल्स में देखा है, हमारी हॉस्पिटल्स भले इतनी रंगीन नहीं है, लेकिन हमारे आईसीयू में मेडिकल फैटर्निटी रात दिन मेहनत करके दुनिया के जो डेथ रेशियो है उससे अपना डेथ रेशियो कहीं अंश में कम है। दुनिया में जिस स्पीड से कोरोना के आंकड़े बढ़े, हम कहीं ना कहीं पहले 4 महीने उस आंकड़े को नियंत्रण रखने में भारत के 125 करोड़ लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं, ये मेरा मानना। मैंने सूरत के सिविल अस्पताल में हमारे जो मेडिकल कर्मी है उनको काम करते हुए देखा है। हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई युवा था, ना कोई बुजुर्ग था। हर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार की सेवा देने के लिए मेडिकल टीम ने एक प्रयास किया, आंखों से देखा है। ये मैं मान रहा हूं देश भर में इसी प्रकार से सेवा का कार्य चालू था। आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं कोरोना में नंबर्स बढ़ते गए कि कई विदेशी देशों में 40 दिन में, 50 दिन में हॉस्पिटल्स बनाई गई। हमारे 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों को, विभिन्न हॉस्पिटल को, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं पे भी मरीज की संख्या ज्यादा हो तो वहां पे वो वेंटिलेटर्स पहुंचाने का कार्य ये देश के लोगों ने जो फंड पीएम केयर्स में जमा कराया, वो पीएम केयर्स के माध्यम से आज देश में 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। मैं सूरत का निवासी हूं। सूरत में पिछले 7 दिनों से कहीं ना कहीं पिछले सप्ताहों के मुकाबले ये सप्ताह हमारे वहां कोरोना के नंबर्स कहीं ना कहीं बढ़ते गए। कोरोना के नंबर्स बढ़े तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारे पास जो सिस्टम्स अवेलेबल है उसकी कमी कहीं ना कहीं पड़ने वाली है। पीएम केयर्स के माध्यम से सूरत जैसे छोटे शहर में 250 से ज्यादा वेंटिलेटर्स विद इन 48 आवर्स सूरत के अंदर डिलीवर करने का है। आज सूरत में पिछले 5 दिनों से हमें वेंटिलेटर की जो कमी थी, कहीं ना कहीं गरीबों को प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना पड़े, उसके लिए ये 225 वेंटिलेटर्स आने वाले में दिनों में कहीं ना कहीं जीवन दान साबित होने वाले। खुशी तब हुई जब मैं सिविल अस्पताल में गया और मुझे लगा कि ये वेंटिलेटर्स हो सकते हैं कहीं से इंपोर्ट हुए हो, उसके लिए ये वेंटिलेटर्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे देश में पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये भारत देश से बनाए हुए वेंटिलेटर है, भारत की बेल कंपनी द्वारा एक बहुत ही शानदार वेंटिलेटर ये कोरोना के काल में आत्मनिर्भर सही तौर में साबित हुआ है।
ऐसा वेंटिलेटर जो 12 लाख में हम लोग पिछले कई सालों से ये देश में वेंटिलेटर्स यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी जैसे कई देशों से हम लोग खरीदते हैं। आज भेल कंपनी ने 4.5 लाख रुपए की लागत में ये वेंटिलेटर्स डेवलप किए हैं, जिसके अंदर एक एक छोटी छोटी सामग्री भारत देश में बनाई गई हुई सामग्री है। ये देख के मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही स्वाभिमान फील हुआ और कहीं ना कहीं प्राउड फील हुआ। बात करते हैं, आप युवा हो, मैं युवा हूं, हमें कहीं ना कहीं ये अवसर चाहिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले, हमें एक ऐसा मौका मिले जिससे हम देश में कई ऐसे यंग माइंड है जिन्हें कुछ बनाने के लिए दिलचस्पी है, और वो दिलचस्पी के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए, क्योंकि देश के अंदर कहीं ना कहीं हमें फंड मिल जाएगा, हमें सरकारी योजना से लाभ मिल जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो देशवासियों के अंदर देशभक्ति की एक ऐसी सोच चाहिए जो ये चाहता हो कि मेरे देश के युवक ने कोई अच्छी चीज बनाई हो तो मैं उसे अपनाऊं, मैं उसे उपयोग में लूं, तो ही कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर आने वाले दिनों में सही तौर पे आत्मनिर्भर भारत बन पाए। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि सरकार एक अच्छी तरह से लोगों को ये बात पहुंचाए, देशभक्ति के लिए कहीं ना कहीं ऐसा माहौल खड़ा करे। शायद आजादी के बाद हो सकता है कि कारगिल वॉर में ये माहौल देशभक्ति का लोगों ने देखा हो, लेकिन जब से मैं समझता हुआ, जब से मेरी समझ आई, जब से मैं बड़ा हुआ, तब से मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि देश भर के लोगों में कहीं ना कहीं भारतीयता अपनाओ की एक जो मुहिम निकली है, वो आने वाले दिनों में देश में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फायदा कारक एक स्टेप रहेगा। हाल में कई ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों से मिलना हुआ, जो लोगों से मिलने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये देखा कि मेरे देश के लोग भले सूट बूट नहीं पहनते हो, मेरे देश के लोग भले अंग्रेजी नहीं बोलते हो, मेरे देश के लोग भले फैंसी बातें नहीं करते हो, लेकिन मेरे देश के अंदर कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में एक ऐसी मानवता है जो शायद दुनिया के कोई देश के लोगों में नहीं मिलेगी। मैं हर रोज जाता हूं तो मुझे पता चला कोरोना वार्ड में जो नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं, वो 14 दिन के बाद जब नर्सिंग स्टाफ बाहर आता है, उनसे हमारा कहीं ना कहीं मिलना हुआ। हम इसी प्रकार से जूम मीटिंग के द्वारा उनसे मिले, उनसे बातें की। वो बातें जब हमारी चल रही थी, तब एक दूसरे से जो बात चल रही थी, तब मेरे मन में कई प्रश्न आए। मैंने एक यंग डायनामिक लेडी को पूछा कि आप 14 दिन से कोरोना के वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, सिविल अस्पताल में कई ऐसे सीरियस पेशेंट आए, आपको कभी डर नहीं लगी? मैंने उनसे पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं जब जवाब मैंने सुना उनका, तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। मुझे ये बताया कि उनकी 8 महीने की एक बेटी है, जो उन्होंने उनके ससुराल में उनके पति के साथ वो छोड़ के आए हैं, और उन्होंने ये बताया कि मेरा धर्म सबसे पहला, अभी मेरी बेटी को संभालने से ज्यादा मैं नंबर ऑफ पेशेंट्स का जीवन बचाने में लगी हूं। इसके लिए मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत ही उत्साह और उमंग है। ये सुन के मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि राजनीति कभी भी मानवतावाद से ज्यादा नहीं हो सकती। जब भी कोई मानवतावाद का काम हो, तो सबसे पहले मानवतावाद उसके अंदर आना चाहिए, राजनीति सबसे पीछे रहनी चाहिए। उसी श्रृंखला में मेरा वीडियो भी मेरी फेसबुक में अवेलेबल है, वो वीडियो आपको कभी भी समय मिले तो वो जरूर देखना। सूरत एक स्वच्छ शहर के तौर पे पहचाना जाता है। यहाँ पे स्वच्छता का सबसे बड़ा अगर कोई कारण हो, तो मैं वो श्रेय किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं देना चाहता। सबसे पहला श्रेय मैं यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना के ये काल में मैंने कई ऐसे लोग देखे
जो डर चुके थे, जो जिनकी जिम्मेदारी से वो लोग दूर भागते थे, लेकिन मेरे शहर के ये हजारों सफाई कर्मचारी कोरोना के ये काल में 2 टाइम जो रोड सफाई से लेके हर घर तक कचरा लेने का जो काम था, वो उन्होंने एक भी दिन बंद नहीं किया था। और उसी श्रृंखला में मैंने एक सफाई कर्मचारी को देखा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर था, और मैं जाते जाते उनको पूछा कि आपके हाथ में फ्रैक्चर है, आप घर पे भी बैठ सकते हो, आपको तो छुट्टी भी मिल सकती है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं भी सफाई कर्मचारी हूं, लेकिन मैं ये देश की सफाई वॉरियर हूं। इसके लिए मेरी ये जिम्मेदारी मैं नहीं छोड़ सकती। मैं बहुत ही अच्छी तरह से मेरी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रयास कर रही हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिल पे लग गई। ऐसे अनेक इंस्पिरेशनल घटना कोरोना के काल में मेरे साथ हुआ था, जहां पे पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है। वो कचरा की जो साइट है, वहां पे बहुत छोटी छोटी झुपड़पट्टी है। वो झोपड़ियों में परिवार अपना गुजरान करते हैं, हर दिन कमाते हैं, कुछ खाते हैं, और ऐसे ही उनका जीवन वो लोग जीते आए हैं। लेकिन लॉकडाउन हो गया अचानक से। लॉकडाउन के बाद यहाँ पे सिस्टम डेवलप हो रही थी, धीरे धीरे हर जगह पे खाना पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इतने कोने में 25-50 परिवार जहां रहते हैं, वहां 4-5 दिन तक खाना पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वो लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था, और फर्स्ट वीक के अंदर धीरे धीरे ये सिस्टम डेवलप हो रही थी। मुझे और मुझे बताया गया कि वहां पे ऐसी हालत है। मैं जब वहां पे गया, मैंने देखा तो सही में उनकी बहुत ही दुखद हालत थी। लेकिन इतने गरीब होने के बावजूद वहां पे जो मानवतावाद का मैंने जो दर्शन हुआ है मुझे, वो शायद ही दुनिया में, मैं जब तक मान रहा हूं तब तक शायद ही दुनिया में किसी को इस प्रकार से लाइव एक्सपीरियंस देखने मिले। वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। वो अवसर ऐसा था कि कई झुपड़पट्टियों में कई लोगों के पास 4-5 दिन का राशन था। उन्होंने वो राशन इकट्ठा करके मात्र अपने परिवार को खाना नहीं खिलाया था, उन्होंने अपना राशन इकट्ठा किया, सबके घर में जो राशन था वो राशन इकट्ठा किया, और एक दूसरे का कहीं ना कहीं ख्याल रख के वो खाना सबको पहुंचाया गया। और वहां एक बुजुर्ग ने मुझे ये कहा, हम लोग को भले 2 ही रोटी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में जो छोटे मोटे इश्यू थे वो खत्म हो गए, और हमारा एक परिवार बन गया, और हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी एकता के दर्शन हुए। इस प्रकार के विभिन्न अनुभव आप लोग के भी जीवन में लॉकडाउन दरमियान हुआ था, हुआ ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी, सब लोग सेवा कार्य में जुड़े हुए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, मैंने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा है ये काल में। मेरा आप सबसे मात्र और मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके परिवार के, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म होते ही लोगों ने अपने मन में जो डर थी वो डर चली गई, ये अच्छी बात है। लेकिन लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके बिना काम का जो एक्सपोजर कर रहे हैं, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हम यहाँ पे कई लोग हंसराज कॉलेज के अभी ये इंटरेक्शन में जुड़े हुए हैं, वो सबसे मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप सब समझते हो, लेकिन आप जब भी अपने परिवार के लिए सब्जी लेने जा रहे हो, आपके घर पे दूध वाले आते होंगे, आपके घर में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक हेल्पर्स होंगे, आप जितने ऐसे लोगों से आपका मिलना हो, उन्हें सही तौर पे आने वाले 3-4 महीने जो हमारे लिए सही में बहुत ही सीरियस है,
वो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे उन्हें पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स आते ही हमें डॉक्टर को दिखाना है। ये बात अगर हम लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर मददगार हो सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इससे उत्तम कार्य आज के समय में कोई भी नहीं है। मैं आप सबका फिर से दो हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ऐसे तो मैडम नेताओं की ये इंप्रेशन होती है कि उनको माइक दे लेते हैं तो सामने जो ऑडियंस बैठते हैं वो ऑडियंस पहले से ही कहीं ना कहीं उबासी खाने लगते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि माइक कब छोड़ेगा ये। लेकिन मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी के मन में अगर कोई ऐसे प्रश्न हो जिनका मैं उत्तर दे पाऊं, अगर मैं कुछ उनसे बात कर पाऊं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनको विनती करता हूं, अगर किसी के भी मन में कोई भी सिस्टम के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो वो इनबॉक्स में देंगे, तो मैं उसका उत्तर देने का लिए प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद हर्ष जी। सबसे पहले तो ढेर सारी आपको बधाइयां आ रही हैं जिस तरीके का आपने कार्य किया है विपदा के इस समय में। फेसबुक पर भी मैं देख रहा हूँ लगातार लोग आपके कार्यों की सराहना कर रहे हैं, और यहाँ भी चैट बॉक्स में एक सवाल जो बार बार लोगों द्वारा पूछा जा रहा है वो ये है कि ऐसी जब आपदाएं आती हैं तो एक होपलेसनेस भी लोगों में आती है। ये एक सामान्य मनोवैज्ञानिक सी बात है कि कई बार जो है एक नकारात्मकता आती है, आशा की किरणें नहीं दिखाई देती हैं। तो हम मदद तो करें ही, एक नेता के रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? या आप तो विधायक हैं तो आप प्रतिदिन उन लोगों के बीच में जाते हैं, तो कैसे आप उनमें एक ऊर्जा का संचार करते हैं? जो एक निराशा आ रही है उनके मन में कैरियर की चिंता आ रही है। जैसे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ लोगों के सवाल, कैरियर को लेकर के लोग बहुत चिंतित हैं। इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर युवा चिंतित है, जिनके फाइनल ईयर हैं, जो रोजगार की तलाश में थे, उन सब के लिए कुछ हर्ष जी आप संदेश जरूर दें। अच्छी बात की, एक रोजगार की जो बात आई जो मैंने मिस कर लिया था। कहीं ना कहीं आज हम लोग सब लोग ये समस्या को फेस कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से रोजगार का एक इश्यू रहेगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की नजर ये देश पे है। दुनिया हमारे देश में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। मैं सूरत से हूं, यहाँ पे काफी लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा कई कंपनीज जो गारमेंट कंपनीज है, कई टेक्सटाइल कंपनीज है, जो दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने में काम कर रही है। उनके अंदर कहीं ना कहीं चाइना के लिए जो हिटरनेस है, उसका फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को आने वाले दिनों में मिलेगा। हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आने वाली है, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने में नए इन्वेस्टमेंट, नई कंपनीज चाइना से शिफ्ट होके इंडिया की और अपनी नजर लगा के बैठी है। और सूरत के अंदर खास करके मैंने देखा कि 5-6 कंपनीज नए यूनिट्स लगाने के लिए सर्वे में आई हुई है। मैं मान रहा हूं कि देश के अलग अलग सेक्टर्स में, जहां एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की बात हो, आईफोन जैसी कंपनीज भी इंडिया के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उनके एक्सपांशन के लिए जो प्रयास कर रही है। इसी तरह से विभिन्न वर्गों में, अगर आप जो शहर में, जो जिले में रह रहे हो, वहां पे हमें डीप सर्वे करना चाहिए कि हमारे वहां कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नई चीजें और नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रही है। मैं आपको 100% मुझे जो दिख रहा है, शायद मैं इसमें कम भी समझता हूं, लेकिन मैं जब तक समझ रहा हूं और जब तक मैं देख पा रहा हूं, इस प्रकार से आने वाले दिन ये देश के लिए बहुत ही अच्छे दिन होंगे, स्वर्ण दिन होंगे। और इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है हमें 2-3 महीने और तकलीफ पड़ेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये तकलीफ 100% सॉल्व होगी। और आपने एक बात की, कहीं ना कहीं लोग एक डाउन फील करते हैं, सैड फील करते हैं ऐसे माहौल में। ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये लोगों को देखता था, सुबह से शाम तक सिविल अस्पताल में जाता था। लोग जो अपने गांव जाना चाहते थे, किसी को चलते हुए देखता था, किसी को ट्रेन के लिए टिकट के लिए फोन आते थे तो देखता था। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में भी आते थे,
लेकिन मैंने कहीं एक बार एक वीडियो में कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मतलब सुना था, और ये चीज मैंने ट्राई की, बहुत ही अच्छी लगी। जिनके घर में बच्चे हैं छोटे से, उन्हें जब भी कोई नेगेटिव फील आती है तब वो बच्चों के साथ बच्चे बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हट जाएगी। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप बुजुर्गों के साथ बैठोगे तो आपको 100% कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के सामने बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखेगी। हम सब युवा है, हमें इस प्रकार की परिस्थितियों के सामने लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए, भागने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी हालत नहीं है कि मेरी हालत ठीक है और दिल्ली में बैठे वाले लोगों की हालत खराब है। पूरे दुनिया की हालत एक समान है। सबके लिए अभी कहीं ना कहीं एक समय की मांग है, और जब ये समय बीत जाएगा तो मैं मान रहा हूं कि हमारे लिए एक सुवर्ण काल आएगा और हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होगी उससे। तो मेरा ये मानना है कि एज एन यूथ वी शुड नेवर फील सैड। हमें हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। हमें दुनिया में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में दुनिया में क्या मांग होगी, चल रहा है और मांग के बीच में हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीजों में ऐसी गैप है जहां पे मैं कोई कार्य करके मेरा खुद का वजूद खड़ा कर पाऊं। तभी हम कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाले जमाने में हम लोगों के बीच में टिक पाएंगे। मैं चाहता हूं कि रमा मैम के पास भी युवाओं के तमाम सवाल आते रहते हैं। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि मैम भी उनकी क्वेरीज को जरूर हर्ष जी से पूछें। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, रमा मैम। हाँ प्रभांशु जी, बिल्कुल हर्ष जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ भारत की ऐसी स्थिति नहीं है, पूरे विश्व की ऐसी स्थिति है। ऐसे ही क्या नाम हर्ष जी, चैट बॉक्स में मैं देख रही थी, एक प्रश्न आ रहा था कि देशभक्ति और देश के प्रति कर्तव्य में क्या अंतर है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देश के लिए कर्तव्य की बात बहुत ही अच्छी की मैडम आपने, और सही तौर पे ये समय की मांग है ये प्रश्न की। हो सकता है इसमें मेरे साथ साथ आप भी इसका सवाल के साथ जवाब भी ऐड कर लेना मैडम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें हर रोज प्रश्न खड़े करने के अलावा भी हम, मैंने देखा कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिलता हूं तो मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे देश में ये चीज की कमी है, वो ही लोग उनके पास हर प्रकार की व्यवस्था होने के बाद भी वो लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे। तो मेरा ये मानना है कि देश के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि ये कठिन काल में हमारे से जो कोई मुमकिन प्रयास है वो करके जितना पॉसिबल हो उतना हमारे से वीकर सेक्शन के लोगों को, या तो जो लोग जो चीज नहीं कर पाए लेकिन हम उसे कर पाते हैं, तो हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये काल, आने वाले दिनों में हम ये काल को कहीं ना कहीं फेस करके आगे निकलने वाले हैं। देशभक्ति की बात यह है मैडम, मैंने कई लोगों को देखा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा मैडम, अभी कुछ दिनों पहले चाइना इंडिया का इश्यू हुआ। जब हमारे कुछ जवान शहीद होते हैं और वो जवान, कुछ सेना के लोग जो जख्मी हालत में वापस आते हैं, उनके स्टेटमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि सामने के देश के भी कई जवान शहीद होते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड एजुकेशन जो बोलते हैं ना मैडम, जिन्हें मतलब हर रोज कुछ लिखने का शौक हो, जिन्हें ठोक बैठ के किसी को अपने विचार समझाने के शौक हो, वो लोग जब ये सेना पे प्रश्न करते हैं और सेना पे प्रश्न करने के बाद हम जैसे लोग जो यूथ है, जो रॉ यूथ है, जिन्हें सब चीजें नहीं पता है कि सही में क्या चल रहा है, सही में क्या नहीं चल रहा है,
और जब वो लोग इन्हें जब बिगाड़ने का काम करते हैं, मैं मान रहा हूं कि वो देश के सबसे बड़े विरोधी लोग हैं। मैं उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से ये मानता हूं कि जो लोग ऐसे क्रिटिकल समय में देश पे, देश की सेना पे, या तो देश को नुकसान हो पाए ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये देश के लिए नुकसानकारक है। लेकिन देशभक्ति आपने और हमने सबने देखी कि अभी जैसे बात चली आत्मनिर्भर की, आत्मनिर्भर के बाद मेड इन इंडिया की बात चली, मेक इन इंडिया की बात चली। मैंने कई अच्छे एक्सपीरियंस किए। लोग आजकल चाइना, मेड इन चाइना लिखी हुई चीजें लेना घर पे बंद कर लिए। मेरे वहां मैडम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सूरत में एक बहुत ही अच्छा किस्सा, आप सबने वीडियो देखा होगा। एक बिल्डिंग ने सार्वजनिक रूप से घर में जितने टीवी थे वो कोई पहले माल से डाल रहा है, कोई 10वें माल से डाल रहा है। चाइना की चीजें लोगों ने तोड़ ली। कहीं ना कहीं ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं उसको मतलब, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भारत में बनाई हुई चीजों को अपनाने का, और भारत के लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ देने की देशभक्ति लोगों के अंदर खड़ी हुई। क्योंकि आज की देशभक्ति और भूतकाल की देशभक्ति पूरी अलग थी। आजादी के वक्त आपको आजादी के लिए लड़ाई लड़नी थी, वो देशभक्ति थी। आज की देशभक्ति किसी को, सबको हाथ में बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा रहना, यही देशभक्ति नहीं है। हम अलग अलग तौर पे से देशभक्ति को अपना सकते हैं, अलग अलग तौर से देशभक्ति को फॉलो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी मेरे दिमाग में भी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बहुत चल रहा है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम अपने देश को देशभक्ति कह सकते हैं और अपने देश के लिए मददगार भी हो सकते हैं। कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर में आई है। आपके जैसे कई अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिन्हें दुनिया भर की अच्छी कॉलेजेस अपॉइंट कर सकती है। लेकिन आज भी आप जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम जैसे यूथ को एक अच्छी सी दिशा देने के लिए, कुछ संस्कार देने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी एक देशभक्ति है मैडम। हर्ष जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि आजादी के समय हमारा एक मिशन था कि हम सबने आजादी प्राप्त करनी है। आज भी यदि हम सबका एक मिशन बन जाए, सबका, क्योंकि देश जो होता है वो सिर्फ सरकार का नहीं होता, किसी एक का नहीं होता, देश हर नागरिक का होता है। और हमें हर अपेक्षा सरकार से नहीं करनी चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति हमारे भी कर्तव्य होते हैं। आज भी यदि इस देश का हर नागरिक ये ठान ले कि उसको देश से कोरोना को भगाना है, उसका देश अपना है, उसको इस विपदा में, अगर हम इस महामारी में, क्योंकि महामारी कभी कह के नहीं आती है, महामारी को कोई वर्ग विशेष नहीं लेकर आता, महामारी सरकार नहीं लेकर आती है। जब महामारी है, विपदा है, ये अपने सामने साथ कई चुनौतियां लेकर आएगी। नौकरियों की दिक्कत आएगी ही आएगी, समाज का वातावरण बदलेगा ही बदलेगा। हाँ, इस माहौल में हम सब एकजुट रहकर कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, हमें उसका रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मजदूर निकले, मजदूरों को किसी ने जबरदस्ती नहीं निकाला। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, हम जहां पर भी हैं, हम चीजों का, हम वस्तुओं का, उत्पाद का हम क्यों संग्रह करते रहते हैं। विपदा के समय हमें मिल बांट के रहना चाहिए। विपदा के समय हमें पड़ोसी के साथ का हाथ पकड़ना चाहिए। और जो मजदूर बाहर निकले हैं उनकी सहायता करना, समाज के हर वंचित व्यक्ति की सहायता करना, ये समाज के, राष्ट्र के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इस समय विपदा में केवल, आपने बिल्कुल सही कहा हर्ष जी, विपदा में केवल भारत ही नहीं है, विपदा में पूरा विश्व है। हाँ, इन स्थितियों में जो अराजक तत्व होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, वो इन जो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हैं, उनका मिसयूज करते हैं। और खास तौर पे जो देश के युवा को, देश के जो यूथ से कहना चाहिए, उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हमें उससे अलर्ट रहना है। देश सबका है, सरकार सबकी है, महामारी सबके लिए है, विपदा सबकी है। तो सब मिलकर यदि एक संकल्प लेकर एक ही साथ हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही भारत बहुत ही एक नए रूप में सामने आएगा, इसका हमें विश्वास है। प्रभांशु, अगला प्रश्न लेना चाहोगे प्रभांशु? जी मैम, दीप पांड्या का सवाल आया है। उन्होंने नमस्ते किया है हर्ष भाई को और केम छो लिखा है। और वो कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव स्टोरीज आप शेयर करें।
2-3 और सवाल हैं, मैं उन्हें जल्दी से पढ़ दे रहा हूं क्योंकि काफी समय भी हो चुका है और सवाल ढेर सारे हैं। हमारे साथ चेतन जी जुड़े हुए हैं बंगाल से। चेतन जी का सवाल है कि माय क्वेश्चन टू हर्ष इज, एज वी कैन सी स्पाइक इन नंबर ऑफ केसेस इन अनलॉक फेज 2 and most of us are not taking educate measure like physical distancing, regularly washing of hands, covering face with mask and other measures as prescribed by MOSFW. How we can appeal or how you can guide our fellow citizens to take this on priority and follow all the instructions as prescribed by MOSFW. Regards, Chetan. इसके अलावा आकर्षिका ने कहा है कि वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल नॉर्म्स टिल नाउ, बट अब लोगों को लगने लगा है कि हमने हरा दिया है कोरोना को। तो इसके लिए लोगों को कैसे, एंड नॉट फॉरगेट दैट वी स्टिल हैव टू बीट कोरोना विद द इंडियन ट्रेडिशन दैट वी फॉलो। आकर्षिका का ये सवाल है जी। सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। मुझे एक फिल्म बहुत मुझे इंस्पायर करती है, मतलब मैंने कम से कम 50 बार देखी है। लक्ष्य मूवी है जी। लक्ष्य मूवी में जब आपने देखा होगा कि जब फाइनल, आपने मूवी देखी है लक्ष्य? जी हाँ बिल्कुल देखिए हर्ष जी, बिल्कुल देखिए। फाइनल पीक मैडम वो जब कब्जे करने जाते हैं तब एक सिपाही होते हैं, वो ऋतिक रोशन को ये कहते हैं कि सर जी ये ध्यान रखना, ये पाकिस्तानी है, ये जंग जीतने के बाद भी एक बार जरूर वापस आएंगे। मैं ये मान रहा हूँ कोरोना और इसमें कोई लंबा फर्क नहीं है। ये जंग अभी तक जीती नहीं है, ये जंग अभी बहुत लंबी लड़नी है, ये जंग अभी चालू हुई है। लोगों ने सेफ डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ लिया तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। नंबर्स की बात है तो नंबर्स का जो ट्रेंड है वो पहले से ही, अगर आप सबने अगर सुना हो तो प्रधानमंत्री जी ने अपने सबसे पहले भाषण में बोला था पहले 1 लाख होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन 1 लाख के बाद ये नंबर्स बहुत ही जल्दी स्विंग होके वो बहुत ही तेजी से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्प्रेडर्स की संख्या बढ़ जाती है तो इनटू जो होता है, मल्टीप्लाई जो होता है, तो नंबर्स खुद ना खुद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। बंगाल से चेतन जी का एक प्रश्न था कि इस दौरान हम क्या कर सकते हैं। चेतन जी, मैं और आप यूथ हो, हम युवा हैं, हम सबको एक काम जरूर करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, मेरी जब बात चालू की तब मैंने, कि हमें हमारे आसपास के लोगों को, चाहे वो सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में मिलना होता है, ऐसे लोगों को हम अगर कोरोना से बचने के लिए जो कुछ करना है, सेफ डिस्टेंसिंग हो, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा बार हाथ धोने की बात हो, अगर कोई बाहर से घर में रिटर्न हो रहे हैं तो बच्चे और बुजुर्ग से दूर रहने की बात हो, अगर हम सब मिलके देश के एक तबके के ऐसे लोग हैं जो ये चीज कम समझ रहे हैं, अगर हम उसे अच्छी तरह से सब लोग समझाएंगे तो मैं जरूर से ये मान रहा हूं कि कोरोना के सामने हमारी जीत पक्की होगी। भले थोड़ी देर हो सकती है लेकिन जीत अच्छी तरह से होगी। लेकिन मैं ये सोचूं कि हम क्या करेंगे, और मैंने मेरी लाइफ में मेरे घर पे काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्पर को भी आज तक ये नहीं समझाया है कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसे क्या स्टेप लेने चाहिए, उसे हर रोज कैसे जीना चाहिए। तो मैं ये मान रहा हूं तो ये देश के 125 करोड़ लोगों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम सबको साथ चलना है और साथ चल के जितने ऐसे विभिन्न वर्ग के लोग हैं उन्हें समझाना है, और उसके साथ ही आने वाले दिनों में जब ये एक पीक पे आ जाएगा, जैसे मेरे वहां मैडम 2 शहर हैं जो बहुत ही ज्यादा नंबर जहां पे आते थे, एक अहमदाबाद है और एक सूरत है। अहमदाबाद में स्टार्टिंग में नंबर्स बहुत ज्यादा आए,
बहुत ही ज्यादा नंबर्स आते, वहां पे एक आइलैंड पॉलिसी करने में आई। आइलैंड पॉलिसी ऐसी है कि जैसे यहाँ पे 5 सोसाइटीज ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसके आसपास के एरिया को पूरा क्वारंटाइन करके नो मैन इन नो मैन आउट, उस प्रकार की फैसिलिटीज की। तो आज 20 दिन 22 दिन के बाद अहमदाबाद के नंबर डिक्रीजिंग होने लगे हैं। सूरत में लास्ट एक वीक से हमने देखा, जो अहमदाबाद में पहले फेज में हुआ था वो सूरत में लास्ट एक वीक से चालू हुआ है। हमने सूरत में भी इसी प्रकार से मैडम एक आइलैंड पॉलिसी के माध्यम से आने वाले दिनों में जहां जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं उसको आइलैंड पॉलिसी के माध्यम से चारों ओर से सील किया जाएगा। नो मैन इन नो मैन आउट के दौरान 8-8 दिन के अंदर हम लोग ने कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में से, सूरत में जो 2 एरिया थे जहां पे पहले बहुत सारे नंबर्स आए थे, लेकिन ये आइलैंड पॉलिसी से आज वो नंबर्स काफी काबू में आ गए हैं, लेकिन दूसरी जगह पे ये नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम लोग हर शहर में इसी प्रकार से जीत लेंगे। हर्ष जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, बल्कि मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी। मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पोस्ट करें। जितना आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो पोस्ट करेंगे ना, उतना मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव मैसेज होते हैं उसमें। बल्कि इसमें आपके चैट बॉक्स में एक प्रश्न भी आ रहा था कि कोरोना के समय पर नेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है नेताओं की भूमिका तो सबका सहयोग करने की होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नेता जो है, मतलब बजाय विरोध का स्वर अपनाने के, अगर वो सही में नेता है तो उनको समाज के अच्छे कामों में लोगों को लगाना चाहिए। शायद हर्ष जी आप ही के लिए प्रश्न है कि कोरोना काल में नेताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। काल की बात नहीं करना चाहता हूँ मैडम। मैं ये मानता हूँ कि जो पब्लिक ने हमें हमेशा वोट देके एक समाज में एक अलग दर्जा जब हमको देते हैं, मैं जब तक मानता हूं तब तक मैडम 5 साल में लोगों की हमारे पास इतनी बड़ी कोई अपेक्षा होती नहीं है। नॉर्मल प्रश्नों के लिए फोन आते हैं, लेकिन हर नेता को ऐसे आपातकाल में काम करने का अनुभव जरूर होना चाहिए। और आपातकाल में नेता अगर काम में नहीं लगेंगे तो मेरा ये मानना है कि उनके और 5 साल में किए गए सब काम जीरो है। नेता को अभिनेता कम रहना चाहिए और कार्य ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपातकाल ऐसा काल है जिसमें आपकी पूरी जनसंख्या जो है क्षेत्र की, उसकी सबसे बड़ी अपेक्षा उनके नेताओं के पास से होती है। मैं मेरे क्षेत्र के अंदर इस आपातकाल में मैंने कई ऐसे किचन्स खड़े किए, वो किचन खड़े करने में एक भी रुपया मेरे घर से नहीं लगा। लोग हमेशा नेताओं को मदद करने के लिए रेडी होते हैं। नेता की नीति क्लियर होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन्हें लोगों को एक करके काम करवाने की एक कहीं ना कहीं आयोजन शक्ति होनी चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 144 जितने किचन चालू किए गए थे। 144 किचन में हर जगह पे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हर जगह पे कम्युनिटी के सपोर्ट से ये किचन हुए थे। कोई भी किचन मैं ये नहीं कह सकता कि ये किचन मेरे खर्च से हुए थे या मैंने चालू किए थे, लेकिन लोगों को प्रोत्साहन देना, लोगों को उत्साह देना, लोगों को काम करवाना, एक साथ रखना, ये नेताओं को ऐसे काल में काम करना चाहिए। साथ ही में मैं ये मान रहा हूँ कि फेज 1 ऐसा था कि लोगों को खाना पहुंचाने का काम था। फेज 2 अब ऐसा है कि लोगों को ट्रीटमेंट दिलाने का काम है सबसे बड़ा। ये फेज में मैडम हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक सभी समाज ने मिलकर, खास करके मैं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो 182 बेड्स की एक हॉस्पिटल परसों से चालू करने जा रहे हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन 100% समाज के लोगों द्वारा किया गया है। समाज ने कम्युनिटी हॉल में एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 182 बेड्स ऑक्सीजन की लाइन के साथ, वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाओं के साथ, शायद ही कोई शहर के अंदर, बहुत कम शहरों में ऐसा होता होगा कि जहां पे सब समाज मिलके सरकार से व्यवस्था की अपेक्षा रखे बिना
खुद अपनी एक जिम्मेदारी समझ के इस प्रकार की अस्पताल चालू की होगी। उसमें से ये देश में एक ऐसी हॉस्पिटल बनने जा रही है। और वो अस्पताल को जब हम चालू कर रहे थे काम, और जब मैं उसका फाइनल कल वीडियो मैडम उसका पोस्ट करने वाला हूँ, तो आज ही मैं सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठा था। वो मुझे बोल रहे थे कि सर हम उसको अच्छी तरह से लॉन्चिंग करें हॉस्पिटल को। मैंने बोला मैं ये हॉस्पिटल लॉन्चिंग नहीं करूंगा, और मैं ये कोट देना चाहता हूँ कि ये अस्पताल जो हमने बनाई है उसके एक भी बेड कभी भी किसी को यूज नहीं करने पड़े, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके हम प्रजा के सामने आने वाले दिनों में यह अस्पताल प्रस्तुत करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं हर्षी, आप जहाँ आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सबसे जो आप बहुत अच्छी आपने बात की कि नेता और अभिनेता दोनों की अलग अलग दुनिया है। नेता अभिनेता ना बने, उनकी अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया के वे कार्य करें तो बहुत सी चीजें अपने आप ही संभल जाएंगे। प्रभांशु जी, समय काफी हो रहा है, अब आप जो है धन्यवाद ज्ञापन करवा के कार्यक्रम को समाप्त, धन्यवाद ज्ञापन करवा के। जी जी, धन्यवाद मैम। हर्ष जी ने बहुत बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। हंसराज परिवार की ओर से हम सब उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं कि इस इंस्पिरेशन के साथ, इसी प्रेरणा के साथ वो मदद करते रहें। और मैम ने ठीक कहा कि वो अभी भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भूमिकाएं बदलती रहेंगी, अलग अलग भूमिकाओं में हम उनके नेतृत्व को देखते रहेंगे। और जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हम जरूर उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कॉलेज का भी भ्रमण अवश्य करेंगे। प्रभांशु, जी माफ करना, मैं आपको संशोधित कर रही हूँ यहाँ पे। वो हमारे जी कॉलेज में नहीं आएंगे, अब वो परिवार के सदस्य हैं, वो अपने परिवार के लोगों से मिलने स्वयं ही आएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल स्थितियां सामान्य होते ही पक्का पक्का वो आएंगे हंसराज कॉलेज में। उनका सादर अभिनंदन, सादर स्वागत है वहां पर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हर्ष। प्रभांशु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। रामा मैडम, आपका भी बहुत बहुत आभार, और हंसराज कॉलेज और पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी का भी आभार। मोहन प्रजापति जी का आभार। और हर्ष जी का विशेष आभार। उन्होंने इतनी बेबाकी से अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी। फिर से मिलेंगे हम कुछ नई चर्चाओं के साथ। वीडियो फेसबुक पर है। आप सबसे निवेदन है कि जो लोग नहीं सुन पाए होंगे, आप सब अपनी वॉल पे शेयर करें ताकि वीडियो उन तक भी पहुंचे। क्योंकि ये किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल व्याख्यान नहीं, ये हम सबसे जुड़ा हुआ एक प्रेरक व्याख्यान है। फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज दिया गया है। बाद में इसके लिए मैसेज ना करें, चैट बॉक्स में भी है और फेसबुक पर भी अमित जी ने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो जो लोग ना, मैं अमित जी से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से फीडबैक का लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दें ताकि जो लोग अभी तक ना देख पाए हों वो देख लें। पूरी टेक्निकल टीम को धन्यवाद। अमित जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्लीज वो फीडबैक फॉर्म का लिंक फिर से डाल दें। डाल दिया प्रभांशु जी, डाल दिया फीडबैक फॉर्म। जी जी जी, तो आप सब ध्यान से फीडबैक फॉर्म भर लें, बाद में सर्टिफिकेट के लिए फोन ना करें। फेसबुक के यूजर्स के लिए भी सूचना है कि कमेंट बॉक्स में वहां पे फॉर्म है। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अमित जी, मीटिंग